नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चतुर्वेदी। स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विंड के बारे में। देखिए, विंड को जानने से पहले सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा ग्लोबल हीट इम्बैलेंस क्या होता है। ग्लोबल हीट इम्बैलेंस, देखिए इम्बैलेंस वर्ड से क्लियर है कि अर्थ के सरफेस की डिफरेंशियली हीटिंग होना, ठीक है, यानी कि कहीं पर ज्यादा हीटअप होना और कहीं पर कम, राइट। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि अर्थ के रिस्पेक्ट में सन का जो मूवमेंट है, अपरेंट मूवमेंट है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सन की अर्थ में वर्टिकल रेस पड़ती है, और इस वजह से 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है, इसको एनर्जी सरप्लस एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें सरप्लस ऑफ एनर्जी होती है, और इसका रीजन है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस एक्सीड्स आउटगोइंग रेडिएशन, यानी कि जितनी सोलर रेडिएशन आ रही है, राइट, आउटगोइंग रेडिएशन उतनी नहीं है, ठीक है। इनकमिंग ज्यादा है और आउटगोइंग कम है, इसलिए क्या होगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है, सरप्लस ऑफ एनर्जी होगी। अब रिमेनिंग एरिया क्या बचा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के नॉर्थ पोल तक के एरिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के साउथ पोल तक का एरिया, ठीक है। यानी कि पोल वर्ड्स फ्रॉम 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ देयर इज अ डेफिसिट ऑफ एनर्जी बिकॉज आउटगोइंग रेडिएशंस एक्सीड्स इनकमिंग रेडिएशंस। इस एरिया में एनर्जी का डेफिसिट होगी, क्योंकि देखिए वर्टिकल रेस तो इसमें आ नहीं रही है, इसमें क्या है, इंक्लाइंड रेज आ रही है, और आउटगोइंग रेडिएशंस इक्वल अमाउंट में जा रही है, ठीक है। यानी कि इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज्यादा है। अब ये जो इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस कैसे जनरेट हुआ, ये इसको मैनेज किस तरह किया गया है, देखिए। सो थ्योरेटिकली सच एन इम्बैलेंस कुड रिजल्ट इन द लोअर लैटिट्यूड्स बिकम्स वार्मर एंड हायर लैटिट्यूड्स बिकम एवर कोल्डर। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि पोलवर्ड्स वाला 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के पोल वाला एरिया जो है, वो क्या, उसमें वो कंटिन्यूस कूल होता चला जाएगा, ठीक है। और लोअर लैटिट्यूड्स यानी कि 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ बीच का एरिया, ये गर्म होता चला जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इन रियलिटी ऐसा क्या होता है कि ये जो इम्बैलेंस है, ये मैनेज हो जाए, ये फुलफिल हो जाए। तो इन रियलिटी energy transfers from area of surplus to the area of deficit। सरप्लस एरिया से अगर डेफिसिट एरिया में एनर्जी चली जाए तो क्या होगा, ये इम्बैलेंस मैनेज हो जाएगा। और ये एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा, इस एनर्जी का ट्रांसफर होता है बाय एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस एंड बाय ओशनिक करंट। सो 80% एनर्जी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से ट्रांसफर होती है और 20% एनर्जी ओशन करंट से ट्रांसफर होती है, ठीक है। और इस ग्लोबल हीट इम्बैलेंस की वजह से विंड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। विंड और एयर में क्या डिफरेंस होता है। सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड एज अ कन्वेंशन विंड इज नेम्ड एज पर द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट कम्स। जिस डायरेक्शन से विंड आती है वो उसका, उस बेस पर उसका नेमिंग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जिस नॉर्थ से अगर विंड आ रही है तो उसको नॉर्थ विंड बोला जाएगा, ठीक है। अगर ईस्ट से आ रही है तो उसको ईस्टर्लीज, वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्लीज, ठीक है। सो इन पर्टिकुलर विंड इज अ टर्म यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड करंट। सो जनरली क्या बोलते हैं, विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को विंड टर्म दिया जाता है और वर्टिकल मूवमेंट को करंट। अब विंड के बेसिक क्या रीजन क्या है विंड के ब्लो होने का, ठीक है। एक तो हमने देखा ग्लोबल हीट इम्बैलेंस, लेकिन इसके अलावा इसमें और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सो 3 फोर्स की हम बात करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये बेसिकली प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। जब प्रेशर डिफरेंस होगा, यानी कि कहीं पर हाई प्रेशर है और कहीं पर लो प्रेशर है, उसकी वजह से विंड ब्लो करेगी, ठीक है। और विंड ब्लो का डायरेक्शन होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है।
So it initiates the movement of air. It is a basic activating force. Pressure gradient force attempts to take air from high pressure zone to low pressure zone right across the isobar in perpendicular direction. ठीक है, आइसोबार क्या होता है? आइसोबार कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है और कांस्टेंट प्रेशर लाइन के अलोंग यानी कि जस्ट परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स ये आप विंड ब्लो करेगी. ठीक है, अगर आइसोबार्स बहुत ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड है, ठीक है, क्लोज है, इसका मतलब स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है. ठीक, और स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फास्टर मूवमेंट ऑफ एयर होगा. सेकेंड फोर्स है आपका कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स देखिए, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, अर्थ हमें पता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट हो रही है. ठीक है, और इस रोटेशन की वजह से जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं जो एटमॉस्फेयर में मूव कर रही हैं लाइक एरोप्लेन, सो जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं उनका अपरेंट डिफ्लेक्शन हो जाता है उनके पाथ से. ठीक है, और इस अपरेंट डिफ्लेक्शन को कंसीडर करने के लिए स्कॉलर्स ने एक फोर्स डेवलप किया और उस फोर्स का नाम दिया गया कोरियोलिस फोर्स. और ये कोरियोलिस नाम क्यों दिया गया? ऑन द नेम ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन गैस्पर्ड कोरियोलिस. ठीक है, सो कोरियोलिस फोर्स ये है. अब कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसका किस तरह इसको मेजर किया जाता है ये बताया है फेरेस लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन में. तो नदर्न हेमिस्फीयर में अगर कोरियोलिस फोर्स को कंसीडर करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं उनका डिफ्लेक्शन बॉडी के राइट डायरेक्शन में होता है. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉडी के राइट डायरेक्शन में, ना कि आपके या किसी दूसरे के राइट डायरेक्शन में. जब बॉडी मूव कर रही है, लाइक अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इक्वेटर से पोल की तरफ बॉडी का मूवमेंट है. ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी का राइट क्या हो गया, ये हो गया, तो बॉडी अपने राइट की तरफ मूव कर रही है. ठीक है, ये डिफ्लेक्शन हुआ. अगर बॉडी ऊपर से लेकर के नीचे तक आती तो बॉडी का राइट क्या होता, तब बॉडी का राइट ये हो जाता. ठीक है, सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होगा वो होगा टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट. तो सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स लगेगा. ठीक है, ये, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स इट्स राइट. ठीक है, सो अपरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इट इज नेग्लिजिबल नियर द इक्वेटर एंड इट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल. देखिए, इक्वेटर मैंने आपको बताया, इक्वेटर में क्या होगा, जब ऊपर जाएंगे तभी तो इस पे फोर्स लगेगा, तभी तो डिफ्लेक्शन होगा. यहां पर इक्वेटर में नेग्लिजिबल होगा, पोल से इक्वेटर से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा लगेगा वहां पर. ठीक है, थर्ड फोर्स इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली फ्रिक्शनल ड्रैग है. ठीक है, जो अर्थ का सरफेस विंड में एक्ट कर रहा है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, विंड का मूवमेंट क्या डायरेक्शन चेंज होगी या विंड स्लो डाउन होगी. ठीक है, हम जानते हैं फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, स्पीड स्लो डाउन होती है, तो या तो डायरेक्शन मॉडिफाई होगी या ये स्लो डाउन होगा. ठीक है, तो ये मॉडिफाई करता है सिर्फ विंड को. नाउ कम्स टू दी जोन ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ एयर इज अ जोन वेयर देयर इज अ नेट इनफ्लो ऑफ एयर. कन्वर्ज हो रही है जहां एयर, जहां पे नेट इनफ्लो हो रहा है. नेट इनफ्लो इस डायग्राम में आप देखिए, यहां पर क्या है, लोअर सरफेस में यहां पर इनफ्लो हो रही है. ठीक है, नेट इनफ्लो हो रही है, यहां से आउटफ्लो नहीं हो रहा है सरफेस पर, तो इनफ्लो की वजह से इसको जोन ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे. ठीक है, एंड जोन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एयर इज अ जोन वेयर देयर इज अ नेट आउटफ्लो ऑफ एयर. इसके जस्ट ऊपर देखिए आप, क्या हो रहा है, विंड का डाइवर्जेंस हो रही है, विंड डाइवर्ज करे, आउटफ्लो हो रहा है एयर का. ठीक है, सो कन्वर्जेंस नीचे वाला है, डाइवर्जेंस ऊपर वाला है. इस डायग्राम में देखिए, जब इनफ्लो होगा तो इनफ्लो होने के बाद विंड राइज करेगी, और राइज होने के बाद ऊपर जब पहुंचेगी तो एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद डाइवर्ज कर रही है. इसका मतलब फॉर ए जोन ऑफ कन्वर्जेंस नियर द अर्थ सरफेस देयर हैज टू बी जोन ऑफ डाइवर्जेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर. अगर कन्वर्जेंस जोन अर्थ के सरफेस पे है तो जोन ऑफ डाइवर्जेंस अपर एटमॉस्फेयर में होना मैंडेटरी है, ऐसा होगा ही होगा. ठीक है, अब इसको इस डायग्राम में देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, विंड ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि सरफेस पर लो प्रेशर जोन जनरेट हो रहा है. ठीक है,
और ये हम जानते हैं ऊपर की तरफ क्या लाइटर एयर जाती है, ठीक है, वार्म एयर, जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो नीचे क्या लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, और लो प्रेशर बोला जाता है ये साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट करता है। यहाँ पे लो प्रेशर यानी कि साइक्लोनिक कंडीशन। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम दूसरे डायग्राम में देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सरफेस में जोन ऑफ डाइवर्जेंस है और अपर एटमॉस्फेयर में जोन ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। यहाँ आउटफ्लो है और यहाँ इनफ्लो है, नेट इनफ्लो, ठीक है। दैट मीन्स ग्राउंड में क्या होगा, हाई प्रेशर जोन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और हाई प्रेशर जोन का मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ये क्रिएट करता है। तो जोन ऑफ कन्वर्जेंस, जोन ऑफ डाइवर्जेंस, ये कंसेप्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेस है विंड फ्लो का। आगे देखिए विंड देखिए दो टाइप का बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है, प्लैनेटरी या प्रिवेलिंग विंड्स और लोकल विंड्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे प्लैनेटरी और प्रिवेलिंग विंड के बारे में। प्लैनेटरी विंड्स ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और पोलर ईस्टर्लीज को प्लैनेटरी या प्रिवेलिंग विंड्स बोलते हैं। प्लैनेटरी इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ग्लोबल इन नेचर, ये पूरे ग्लोब में ऑलमोस्ट ब्लो करती है, ठीक है, सभी जगह ब्लो करती है। प्रिवेलिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे ऑलमोस्ट ब्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये ब्लो करती है, इसलिए प्रिवेलिंग विंड्स भी इनको बोला जाता है। नाउ कम्स टू द मॉडल। ये विंड का जो सर्कुलेशन है, फुल सर्कुलेशन, ग्लोबल सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको एक मॉडल में डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। सो बाय मॉडल वी मीन अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स रियलिटी। और दो मॉडल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला सिंगल सेल मॉडल ऑफ ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन जो कि जॉर्ज हैटली ने 1735 में दिया था। सेकंड हम देखेंगे ट्राई सेल्यूलर और 3 सेल मॉडल ऑफ ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन जो कि विलियम फेरेल ने 1856 में दिया। जो सिंगल सेल मॉडल है इसको आज रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है, लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट सिंगल सेल मॉडल। सो सिंगल सेल मॉडल इट इज बेस्ड ऑन कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट मतलब हीटिंग की वजह से, ठीक है, which are upward movement of warm air which are less dense and therefore lighter। warm air हमको पता है warm air क्या लाइटर होती है, ऊपर की तरफ ब्लो करेगी लाइटर है, ठीक है, उसकी डेंसिटी भी कम होती है। और इस हैडलीस मॉडल के एजम्पशन है, उसने दो एजम्पशन लिए थे। पहला एजम्पशन है आइसोट्रोपिक अर्थ सरफेस। आइसोट्रोपिक मतलब यूनिफॉर्म अर्थ सरफेस। यूनिफॉर्म मतलब अर्थ का सरफेस हमको पता है क्या है, लैंड और ओशियन इसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, लेकिन इसने क्या एज्यूम किया, या तो लैंड है या फिर प्योर वाटर है। एंड नॉन रोटेटिंग अर्थ, नॉन रोटेटिंग अर्थ इसने कंसीडर किया, इसका मतलब कोरियोलिस फोर्स को इसने कंसीडर नहीं किया, ठीक। ये मेन रीजन था जिसलिए इस थ्योरी को आज, इस मॉडल को आज रिजेक्ट किया गया है। सो एज पर दिस असम्पशन इन ईच हेमिस्फीयर देयर इज अ लार्ज कन्वेक्शन पावर सेल पावर्ड बाय हीटिंग ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन। हमको पता है इसने क्या एज्यूम किया कि सन इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है, अर्थ का रोटेशन भी इसने कंसीडर नहीं किया और आइसोट्रोपिक अर्थ सरफेस कंसीडर किया। अब अगर सन अर्थ के इक्वेटर के ऊपर होगा तो उस केस में देखिए इक्वेटर में क्या होगा, ओवर हीटिंग होगी और ओवर हीटिंग की वजह से कन्वेक्शनल करंट वहां जनरेट होगी, विंड ऊपर की तरफ ब्लो करेगी और ऊपर की तरफ ब्लो करने के बाद रिटर्न होकर के पोल की तरफ आएगी और पोल की तरफ पहुंच करके डिसेंड करेगी, ठीक है, और एक कंप्लीट सेल बना देगी। ये देखिए इक्वेटर में क्या हो रहा है, यहां पे हीटिंग हो रही है, हीटिंग होने की वजह से राइज हुआ, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए इधर पे क्या हो रहा है, जोन ऑफ कन्वर्जेंस बन रहा है या जोन ऑफ डाइवर्जेंस बन रहा है। क्या देखिए दोनों डायरेक्शन से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर से विंड आ रही है, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे जोन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा। और जोन ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर हमको पता है जस्ट ऊपर जोन ऑफ डाइवर्जेंस भी होता है। तो यहाँ पे विंड ऊपर की तरफ गई, विंड राइज हुआ, क्यों, क्योंकि ओवर हीटिंग हो रही है, कन्वेक्शनल करंट बन रही है ये, और इसके बाद ऊपर जोन ऑफ डाइवर्जेंस होगा। जोन ऑफ डाइवर्जेंस क्या करेगा, विंड को डाइवर्ज करेगा बोथ डायरेक्शन में, और डाइवर्ज करने की वजह से विंड ब्लो करके वापस आएगी और यहाँ पर नॉर्थ पोल में आकर के डिसेंड करेगी। और जब डिसेंड करेगी यहाँ पर देखिए क्या, अब यहाँ पर फाइनली जोन ऑफ कन्वर्जेंस बन गया है
और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर पोल के अराउंड जोन ऑफ डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेल एक किसने बनी, ठीक, और ये कंप्लीट इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल सेल मॉडल, एक ही सेल बन रही है। प्रैक्टिकली इतनी एक लंबी सेल बनना इम्पॉसिबल है, ठीक है, और साथ में इसने कोरियोलिस फोर्स को भी कंसीडर नहीं किया, इसलिए इस थ्योरी को आज रिजेक्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर डिसेंड हो रही है, डिसेंड हो रही है यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ हाई प्रेशर है और इक्वेटर में हीटिंग हो रही है, हीटिंग होने की वजह से ये एरिया जो है लो प्रेशर बन गया, ठीक है, ये लो प्रेशर एरिया है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का मूवमेंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मैंने आपको बताया। तो विंड का डायरेक्शन भी देखिए इसमें ये दिया गया है। So by means of these convection cell, the surplus energy is transferred polewards. Hadley's model was oversimplified and as a result could not explain the complexities of tropospheric circulation. Oversimplified model है, जबकि रियलिटी में क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसमें देखिए सरप्लस एरिया, हीट सरप्लस एरिया ये था, ठीक है, ये हीट डेफिसिट एरिया है पोल वाला। यहाँ पर देखिए विंड ब्लो करके यहाँ की हीट एनर्जी पोल की तरफ ले जा रही है। अब इसके बाद देखिए ट्राई सेल्यूलर या 3 सेल मॉडल। दिस मॉडल वाज गिवन बाय विलियम फेरेल इन 1856। हिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन 3 कंसीडरेशन। इन्होंने भी 3 असम्पशन लिए। पहला था यूनिफॉर्म अर्थ सरफेस। यूनिफॉर्म अर्थ सरफेस में क्या है, या तो ओशन है या लैंड है। सेकेंड रोटेटिंग अर्थ, इन्होंने साथ में कोरियोलिस इफेक्ट को भी कंसीडर किया, ठीक है, क्योंकि इन प्रैक्टिकली अर्थ स्टिल नहीं है, अर्थ रोटेट कर रही है, इसलिए रोटेटिंग अर्थ लेना मैंडेटरी था। थर्ड था सन ओवरहेड एट द इक्वेटर, यानी कि इक्विनॉक्स पोजीशन। इस 3 सेल मॉडल में देखिए इन्होंने क्या क्या बोला। फेरेल के अकॉर्डिंग ओवरहीटिंग की वजह से, कन्वेक्शनल करंट की वजह से इक्वेटर में जो जोन बना उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। हीटिंग हो रही है, वार्म एयर करंट है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि लो प्रेशर होगा, ठीक है, तो इसको बोला उन्होंने इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। पोल के अराउंड हमको पता है एयर डिसेंड करेगी, नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन जनरेट होगा, तो इसको बोला इन्होंने, ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे, इसको बोला है पोलर हाई। ये पोलर हाई है, ठीक है। अब इस हाई प्रेशर जोन के साथ में, ठीक है, इस ये इंड्यूस करेगा यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर और इक्वेटोरियल लो प्रेशर इंड्यूस करेगा यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। सो लो के साथ हाई और हाई के साथ लो, ये बने, ठीक है। अब देखिए विंड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। हाई लो प्रेशर जोन में विंड ऊपर की तरफ गई, ठीक है, वापस डिसेंड होकर के आएगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में और एक सेल पूरी कंप्लीट कर देगी। ये पूरी कंप्लीट सेल है। इसके साथ जो डिसेंडिंग एयर है, डिसेंडिंग एयर ऊपर की तरफ भी जाएगी और वापस जाकर के सब पोलर लो प्रेशर जोन पे पहुंचेगी और ऊपर जाके एक सेल और यहां पर भी बनेगी, ठीक है। इस लो प्रेशर जोन से पोलर हाई की तरफ भी एक सेल बनेगी, ठीक है। यानी कि इस पूरे सर्कुलेशन को हम देखें तो अकॉर्डिंग टू फेरेल इन्होंने क्या किया, सिंगल सेल को 3 सेल में कन्वर्ट कर दिया। सब पोलर लो प्रेशर जोन को टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट या जोन भी बोलते हैं, ठीक है। सो अब देखिए यहां पर क्या है, हाई प्रेशर जोन, यहां पे लो प्रेशर जोन। अब विंड के डायरेक्शन का अगर हम देखेंगे तो हाई से लो ये डायरेक्शन होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, लेकिन अर्थ के रोटेशन को भी कंसीडर किया है, यानी कि कोरियोलिस फोर्स को भी कंसीडर करेंगे। और कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में हमको पता है टुवर्ड्स इट्स राइट, यानी कि विंड के मूवमेंट के डायरेक्शन के राइट की तरफ ये मूव कर जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मूव राइट क्या है, ये तो ये आपकी बनी ट्रेड विंड, ठीक है। सो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन दोनों हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, ट्रेड विंड्स है, और ट्रेड विंड्स कन्वर्ज हो रही है इस एरिया में, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन में कन्वर्ज हो रही है। सिमिलरली अगर हम टेम्परेट रीजन में देखें तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से टेम्परेट लो प्रेशर जोन में विंड का डायरेक्शन होना था ये सीधा, लेकिन ये टुवर्ड्स इट्स राइट टर्न हो रही है। पोलर ईस्टर्लीज में भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड का डायरेक्शन ये होना था, लेकिन अपने राइट में टर्न हो गई है।
यानी कि अब ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ट्रेड विंड कन्वर्ज हो रही है एक जगह, वेस्टर्न ईस्ट, इनको वेस्टर्न ईस्ट बोला गया है, और थर्ड वन इज पोलर ईस्टर्न ईस्ट। इसमें डायग्राम में देखिए, ट्रॉपिकल एयर जो ट्रेड विंड्स हैं वो कन्वर्ज हो रही है, और जिस रीजन में ये कन्वर्ज होती हैं उसको बोलते हैं ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। 3 सेल जो बनी थी, इन 3 सेल में फर्स्ट सेल हैडली सेल, इसको नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि आपका सिंगल सेल मॉडल हैडली ने दिया था। पोल के नाम पर इसको रखा गया पोलर सेल, और जो इंटरमीडिएट सेल थी जो हैडली सेल की एनर्जी को पोलर सेल में ट्रांसफर कर रही है उसको बोला गया फेरल सेल, राइट। हैडली सेल और पोलर सेल ये थर्मली डायरेक्ट सेल इनको बोला गया, ठीक है, और फेरल सेल थर्मली इनडायरेक्ट सेल हुई। ग्लोबल सर्कुलेशन आप देखिए, ग्लोबल सर्कुलेशन में क्या दिखाया गया है, इसमें ट्रेड विंड्स हम देख चुके हैं, वेस्टर्लीज हमने देख लिया, पोलर सेल पोलर ईस्टर्लीज के बारे में हमको पता है, ठीक है, पोलर फेरल। अब देखिए यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड की बात आ रही है। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, डोल्ड्रम क्या होता है, ITCZ और डोल्ड्रम एक ही चीज है, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही हेमिस्फीयर में है, इसको डिटेल में देखते हैं। पहले देखिए ट्राइसेलुलर या 3 सेल मॉडल क्या था। The pressure distribution shown in the diagram is the combined effect of heat distribution and rotation of the earth. Heat distribution और rotation दोनों इसमें कंसिडर किया गया, ठीक है। The given picture represents an idealized reality. देखिए ये एक आइडियल सिचुएशन इसमें ली गई है। रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ना तो सन इक्वेटर के ऊपर होगा, ठीक है, और ना ही ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, ये जो हमने 3 बेल्ट बनाई, ठीक है, इस तरह की कुछ बेल्ट होती हैं। इन रियलिटी क्या प्रेशर सेल्स होती हैं, ना कि प्रेशर बेल्ट या प्रेशर जोन, प्रेशर सेल्स होती हैं, ठीक है। So in reality, however, we do not have uniform pressure belt. Instead, we have system of pressure condition. हैडली और पोलर सेल को थर्मली डायरेक्ट सेल बोला गया, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हीटिंग, मतलब ये जो डिफरेंशियल हीटिंग का है इसकी डायरेक्टली इसकी वजह से बन रही है, इसलिए इसको थर्मली डायरेक्ट सेल बोलते हैं। फेरल सेल थर्मली इनडायरेक्ट सेल है, ठीक है, बिकॉज दे आर पावर्ड बाय अदर 2 cells. Our model represents the long-term average of the meridional circulation over the globe. ठीक है, ये एक एवरेज सिचुएशन ली गई। इन रियलिटी द सर्कुलेशंस आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट दिस मॉडल सजेस्ट। अब सबसे पहले हमने क्या, ट्रेड विंड कौन सी थी, जो कन्वर्ज हो रही थी ITCZ में, ठीक है। तो ये मोस्ट रेगुलर ऑफ ऑल द प्लैनेटरी विंड्स ब्लो विद ग्रेट फोर्स एंड इन कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रेगुलर विंड्स है ये, आउट ऑफ ऑल द 3 विंड सिस्टम, 3 प्लैनेटरी विंड सिस्टम, हैविंग ग्रेट कैपेसिटी फॉर होल्डिंग मॉइस्चर, ठीक है। ऐसा क्यों है, मैंने आपको बताया, ये हायर लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ आ रही है, ठीक है, इसलिए इसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये मॉइस्चर अपने साथ कैरी कर सकती है, ठीक है। सो हैविंग ग्रेट कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर brings heavy rainfall to the east coast of continent. जब ये अपने साथ मॉइस्चर लेगी, अब कॉन्टिनेंट में जब ये पहुंचेगी तो कॉन्टिनेंट में ईस्ट कॉन्टिनेंट में ईस्ट साइड में पहले पहुंचेगी, ठीक है, और ईस्ट साइड में जब पहुंचेगी, ईस्ट साइड में ऑनशोर होगी और वेस्ट कोस्ट में ऑफशोर होगी। तो ईस्ट कोस्ट में तो ये रेनफॉल लेकर के आती है, बट वेस्ट कोस्ट में रेनफॉल नहीं होता, ठीक है, वो एरिडिटी सिचुएशन वहां जनरेट हो जाती है। और उसकी वजह से आप एग्जाम्पल देखिए, जो डेजर्ट है, जो बड़े डेजर्ट हैं वो देखिए, ट्रॉपिकल रीजन के सहारा है, कालाहारी है, अटाकामा डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। सो ये चारों डेजर्ट जो हैं इनको कंबाइंडली आउटबैक भी बोला जाता है, ठीक है। सो ऑल दीज डेजर्ट्स आर कंबाइंडली नोन एज आउटबैक। नाउ कम टू दी वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज आर मच लेस कांस्टेंट एंड परसिस्टेंट देन ट्रेड विंड्स, मोर वेरिएबल इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में वेरिएबल इतना क्यों है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और ओशन का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन का काफी फैला हुआ है ओशन। थर्ड पॉइंट इज कैरी वार्म इक्वेटोरियल वाटर एंड एयर टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ टेम्परेट लैंड।
इट ब्रिंग्स मच प्रेसिपिटेशन टू दी वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्लीज है, ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट में पहले पहुंचेगी, इसलिए प्रेसिपिटेशन वेस्टर्न कोस्ट में लाती है ये, स्पेशली बिटवीन 40 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ। ऐसा इसलिए क्योंकि ओशियन है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है, ठीक है। इस वजह से देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि सेलर्स ने इनको नाम रख दिया लैटिट्यूड के बेस पर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग 60s। तो ये इनके 3 नाम है, ये सदर्न हेमिस्फीयर से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना। क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग 60s आर रिलेटेड विद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर से रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड इज पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज दे ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। दे आर कोल्ड एंड ड्राई विंड्स, दे आर हाईली वेरिएबल, ठीक है। हाईली वेरिएबल, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा वेरिएबल होते हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ये जनरली रेगुलर होती है। नाउ कम्स टू दी कंसेप्ट शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। देखिए मैंने आपको बताया ये जो हमने मॉडल 3 सेल मॉडल पढ़ा, ये क्या आइडियल सिचुएशन है। इन रियलिटी इस तरह की कोई बेल्ट लाइक कंडीशन नहीं होती है, ये प्रेशर सेल्स होते हैं, ठीक है। और सन का मूवमेंट भी इक्वेटर में नहीं होगा, सन का मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होगा, और जब सन का मूवमेंट सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पहुंच जाएगा तो सन के मूवमेंट के साथ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी मूव करेगी, ठीक है। और ये जितनी सारी बेल्ट है सारी बेल्ट मूव करती है, और इस बेल्ट के मूवमेंट को शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट बोला जाता है। सो सन इज ओवरहेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ एट डिफरेंट सीजन। मूवमेंट ऑफ प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स फॉलो द मूवमेंट ऑफ द सन, राइट। जून के टाइम की अगर हम बात करें तो जून में इन प्रेशर बेल्ट की जो शिफ्टिंग होती है वो 5 to 10 डिग्री नॉर्थ की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जून में हमको पता है सन कहां पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पहुंच जाएगा। और इसलिए जितनी भी बेल्ट्स हैं उनका जो एवरेज शिफ्टिंग होगी वो 5 से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। दिसंबर में हमको पता है सन का जो पोजीशन होगी, सन की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगी, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर होगी, और इसकी वजह से सारी बेल्ट्स की शिफ्टिंग होगी 5 से 10 डिग्री साउथ की तरफ हो जाएगी। अब ये एक जनरली ऐसा होता है, बट ये जो शिफ्ट ज्यादा कहलाता है तो शिफ्ट इज ग्रेटेस्ट इन दी लो लैटिट्यूड्स एंड लीस्ट इन दी पोलर रीजन। लो लैटिट्यूड्स में सबसे ज्यादा शिफ्ट होता है, पोलर रीजन में सबसे कम होगा, बट द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑन द वेदर कंडीशन इज मैक्सिमम इन दी मिडल लैटिट्यूड। सबसे ज्यादा इफेक्ट मिडल लैटिट्यूड्स में होगा, राइट। और द शिफ्ट ऑफ प्रेशर कंडीशन इज मोर ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू दी सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर के कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्रेशर कंडीशन की शिफ्टिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा हो रही है, ना कि सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। नाउ कम्स टू दी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ। इट इज अ जोन वेयर ट्रेड विंड कन्वर्ज। ट्रेड विंड मैंने आपको बताया, ट्रेड विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों तरफ से आकर के जहां पे इक्वेटर के ऊपर कन्वर्ज हो रही है उस जोन को ITCZ बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्रीवियस डायग्राम में ये देखिए ITCZ है, ट्रेड विंड्स दोनों ही डायरेक्शन से आ रही है और कन्वर्ज जहां पे हो रही है, ये कन्वर्जेंस जोन है, ये ITCZ कहलाता है। और जुलाई के मंथ में देखिए, जून में मैंने आपको बताया जून में सन के पोजीशन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो जून खत्म होने के बाद जब जुलाई स्टार्ट होगा तब ITCZ की जो पोजीशन होगी वो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। और जनवरी एंड दिसंबर के ऊपर, दिसंबर में सन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, एंड दिसंबर एंड होने के बाद जनवरी में इसकी पोजीशन 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो रेंज है वो 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक होती है, और इसको थर्मल इक्वेटर ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो शिफ्टिंग है सन के मूवमेंट की वजह से ITCZ की जो शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्टिंग सबसे ज्यादा
साउथ एशिया में होती है, ठीक है। साउथ एशिया हमारा ITCZ की शिफ्टिंग का, इंडियन मानसून इज अ ग्रेट एग्जांपल। इंडिया का जो मानसून है वो ITCZ के शिफ्ट होने की वजह से ही आता है, ठीक है। ये हम इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल देखेंगे। नाउ जोन ऑफ जनरली काम, हॉट एंड राइजिंग एयर, लो प्रेशर। देखिए इक्वेटोरियल जोन है, इक्वेटोरियल जोन में क्या हो रहा है, एयर राइज हो रही है। इक्वेटोरियल है, ये बहुत हीटिंग भी यहाँ पर होगी, ठीक है, काफी हीटिंग होगी, एयर राइज करेगी, ठीक है। और जब एयर राइज करेगी तो लो प्रेशर भी हो जाएगा। तो इस एरिया में जनरली क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो बिकाम्ड हो जाते हैं, और इसलिए इस रीजन को बोला जाता है डोल्ड्रम, राइट। स्मॉल प्रेशर ग्रेडियंट, हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, एयर राइज करेगी यानी कि वहां पर क्या होगा, क्लाउड फॉर्म करेंगे और साथ में रेन भी होगी, और रेन होने की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज डोल्ड्रम। आपको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है डोल्ड्रम क्या होता है, ठीक है। शिफ्टिंग का आप देखिए, शिफ्टिंग का मैंने आपको जैसा बताया कि ये साउथ एशिया में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, और इंडिया का जो मानसून है वो भी ITCZ की शिफ्टिंग की वजह से ही आता है। सो आप ITCZ देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया के ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। नाउ कम्स टू दी हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्या कहलाता है, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड मैंने अभी पहले आपको बताया, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ का जो जोन है, वो बेल्ट है जो, उसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। अब हॉर्स लैटिट्यूड उसको ऐसा क्यों बोल रहा है, देखिए 30 डिग्री नॉर्थ में क्या हो रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ में देखिए डिसेंडिंग एयर है, राइट। एयर यहाँ पे डिसेंड कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और डिसेंडिंग एयर होने की वजह से वहां पे रेनफॉल नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, हाई प्रेशर प्लस रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो उस केस में when ships were becalmed, horses were thrown to reduce load। तो ऐसी टाइम में क्या होता था, जब शिप बिकम हो जाते थे तो उसलिए हॉर्सेस को वो शिप से नीचे फेंक देते थे, ठीक है। और इसलिए एक उसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। इधर क्या है, एयर कंपेरेटिवली ड्राई है, विंड्स आर काम एंड लाइट, ठीक है, ड्राई विंड है यानी कि रेनफॉल नहीं होगा वहां पे, एंड रीजन ऑफ डिसेंडिंग एयर करंट, विंड डाइवर्ज हो रही है वहां पर। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द विंड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।